मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ दहेज के केस को लेकर। दहेज का केस अगर जीतना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से एविडेंसेस रखने होंगे, किस प्रकार से अपनी बात को रखना होगा। दहेज का केस मतलब नए कानून के तहत अगर हम बात करें तो BNS 85, पुराने कानून के तहत अगर हम बात करें तो IPC 498A, जिसको हम परिभाषा के रूप में बात करें, जिसमें ये परिभाषा स्पष्ट दी गई है कि अगर किसी वैवाहिक महिला के साथ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इस हद तक जाकर प्रताड़ना की जाए कि वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए, तो उस महिला को ये अधिकार है कि वह महिला अपने पति या ससुराल वालों के खिलाफ 498A या BNS 85 के तहत कंप्लेंट करा सकती है। लेकिन बात ये आती है कि सिर्फ ये कह देने से कि मेरे साथ शारीरिक क्रूरता हो रही है, मेरे साथ मानसिक क्रूरता हो रही है और उसे सजा मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो आज की वास्तविक स्थिति है, जो महिलाओं को अधिकार दिया गया था, महिलाओं ने उस अधिकार का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। और अगर हम रेशो में बात करें तो 89% या 90% भी कहें तो भी कम बड़ी बात नहीं है कि 80-90% महिलाएं इस धारा का दुरुपयोग करती चली आ रही हैं, जबकि 10% महिलाएं अगर शोषित हो भी रही हैं तो वो शोषण को सहन करती चली जा रही हैं वो किसी भी प्रकार से रिएक्ट नहीं कर रही हैं और सिर्फ इसी उम्मीद में लगी हुई हैं कि शायद हमारा परिवार बच जाएगा या एक दिन चीज़ों में बदलाव आएगा। लेकिन आज हम उन 10% महिलाओं की ही बात कर रहे हैं कि अगर वास्तव में प्रताड़ना होती है तो आपको कदम उठाना चाहिए या अपने एविडेंसेस इस प्रकार से देना चाहिए जहां पर आपको रिलीफ मिले। क्योंकि कई बार महिलाओं की हिम्मत यहाँ भी टूट जाती है कि जो महिलाएं गलत कर रही हैं उनसे एविडेंसेस मांगे जाते हैं और वो अपनी तर्क शक्ति से या यूं कहूँ कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर न्यायालय के समक्ष इस प्रकार से एविडेंसेस रखती हैं कि जहां पर महिलाओं को लेकर हर व्यक्ति की या न्यायालय की अगर हम बात करें तो एक सोच और एक समझ या देखने का नजरिया ही बदल गया है। तो यहाँ पर अगर महिलाओं के साथ वास्तव में प्रताड़ना हो रही है तो यहाँ पर उन्हें एविडेंसेस कुछ इस प्रकार से रखना चाहिए, जो कि अब हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, या आप चैनल पर पहली बार आए हों तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम बात करते हैं कि अगर दहेज का केस महिला करती है तो उसे किस प्रकार से एविडेंसेस देना चाहिए और उस एविडेंस को देने से उसको पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे या नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। कई बार अगर हम बात करें तो एविडेंसेस दे तो दिए जाते हैं या अपनी शिकायत दर्ज तो करा दी जाती है, लेकिन महिला भी ये नहीं समझ पाती कि उसके साथ अब इस चीज़ का पॉजिटिव परिणाम मिलेगा या नेगेटिव, और उसी चीज़ का पुरुष वर्ग के द्वारा फ़ायदा उठा लिया जाता है। तो हम यहाँ पर दोनों ही पक्षों को लेकर चलेंगे और जिसमें आपको ये भी कहूँगी कि अगर पत्नी इस तरह से कंप्लेंट करती है तो इसका फ़ायदा पुरुष को मिल जाता है, ना कि उसको मिलता है। जैसे हम सबसे पहली बात करें कि अगर महिला के साथ प्रताड़ना हुई है, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ना को साबित करना पॉसिबल नहीं होती। लेकिन अगर हम शारीरिक रूप से बात करें तो अगर महिला के साथ मारपीट होती है, जनरली जब हम 498A या BNS 85 की बात कर रहे हैं तो जहां मैंने आपको परिभाषा स्पष्ट कही है तो वहां पर ये इस परिभाषा के माध्यम से आप ये बात समझ सकते हैं कि इस हद तक व्यक्ति को उकसा देना कि वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए, परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, तो यहाँ पर इस लेवल तक जाकर उसके साथ प्रताड़ना की जाती है कि उसके साथ मारपीट तक की जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में महिला उस समय उस चीज़ को अवॉइड कर जाती है। मतलब अगर उसके साथ मारपीट होती है तो वह उस समय रिएक्ट नहीं करती। कुछ समय के बाद अगर जो डे बाई डे चीज़ें बढ़ने लगती हैं, नेचुरल है, जब आप किसी की गलत चीज़ को स्वीकारेंगे तो सामने वाले व्यक्ति की हिम्मत बढ़ती है या वो उस चीज़ में डे बाई डे प्रोग्रेस ही करेगा, पीछे नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसकी गलती को पहली बार में नहीं रोका। तो यहाँ पर अगर आप गलत कार्य करते हैं, गलत कार्य में सपोर्ट करते हैं, तो परिणाम नेचुरल है आपको ही
फेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर महिला के साथ प्रताड़ना होती है, मारपीट होती है, तो महिला उस समय में रिएक्ट नहीं करती। कुछ समय के बाद महिला के द्वारा ये लिखवाया जाता है कि मेरे साथ मारपीट भी की जाती थी या मेरे साथ मारपीट की गई थी उस दिन। तो यहाँ पर आपकी इस बात से लिखवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपने ये लिखवाया और अगर बाय लक आपने ये तारीख, दिन या समय उसमें गलत ऐड कर दिया, मतलब गलत तरीके से मेंशन कर दिया, तो यहाँ पर इस चीज़ का बेनिफिट पुरुष को मिल जाता है कि जब महिला इस जगह पर गलत मिल रही है, क्योंकि आज की तारीख में ये प्रूफ कर पाना कि मैं उस समय पर वहाँ पर नहीं था या उस समय पर मैं यहाँ पर था, क्योंकि नेचुरल आप एंड्रॉयड फ़ोन लेकर घूम रहे हैं तो आप इसमें सारी डिटेल दे सकते हैं, लोकेशन दे सकते हैं, तो आपको ये प्रूफ करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पर महिला एक जगह गलत साबित होती है तो उसका केस अपने आप वीक होता चला जाता है। जबकि अगर पुरुष के साथ या ससुराल वालों के, पुरुष के द्वारा या ससुराल वालों के द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य किया जाए तो आपको तुरंत कंप्लेंट जरूर करना चाहिए। कंप्लेंट आपको 151, 107 और 116 के तहत कोई भी सेक्शन का सहारा लेकर आप कंप्लेंट कर सकती हैं। ऑनलाइन में आप 112 पर जाकर कंप्लेंट कर सकती हैं। कुछ नहीं कर रही तो आप यहाँ पर 100 नंबर डायल तो कर ही दीजिए। उसके बाद भी अगर आपको ये चीज़ों भी पॉसिबल नहीं है तो आप अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट कर सकती हैं। अगर आपको थाने में जाकर कंप्लेंट करने में भी डर लगता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट के समक्ष भी जा सकती हैं, और अगर कोर्ट में जाकर आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष भी कंप्लेंट कर सकती है। मतलब आपके पास फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है, बस आपका उस समय पर प्रेजेंट माइंड होना या आपको अपनी चीज़ों को तरीके से फेस करना, मतलब ये दोनों ही बातें आपके अंदर होंगी तभी आप इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगी। साथ ही अगर आपके साथ मारपीट हुई है तो आपको तुरंत किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर आप एक लीगल मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं। मतलब कोई भी अगर मारपीट होती है, कोई भी आपके साथ अभद्रता होती है तो आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की बजाय आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहिए और आपको वहां जाकर एक LMC तैयार करवा लेना चाहिए। मतलब उसका मतलब होता है लीगल मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि आप में को भविष्य में कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो आप अपनी बात को एक प्रूफ के साथ न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं कि हाँ मेरे साथ इस तरह से प्रताड़ना हुई थी। साथ ही अक्सर ये देखने को मिलता है कि कभी भी वाद विवाद होता है तो पति पत्नी के द्वारा गुस्से में कुछ भी इस तरह का स्टेटमेंट दे देना कि मुझसे लिखित में ले लो, अब मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा या करूँगी, या मैंने ऐसा तब कर दिया था लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो यहाँ पर महिलाएं या पुरुष, मतलब पुरुष इस चीज़ का तो फ़ायदा नहीं उठा सकते, लेकिन महिला के साथ अगर दहेज के लेकर प्रताड़ना हो रही है, शारीरिक मानसिक क्रूरता हो रही है तो महिला के द्वारा इस तरह की चीज़ भी एविडेंस के तौर पर न्यायालय के समक्ष रखी जा सकती है और यहाँ पर आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा। साथ ही ऐसी कंडीशंस बनती हैं तो नेचुरल है आपके आस पड़ोस भी प्रभावित होता है, आपके रिलेटिव्स भी प्रभावित होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ससुराल पक्ष से किसी से भी ये बातें डिस्कस करें, और जनरली कहीं ना कहीं हर व्यक्ति एक सा नहीं होता, मतलब ससुराल वाले भी आपके सभी एक से नहीं होंगे। ये गलती और महिला के द्वारा की जाती है कि जो FIR लिखवाई जाती है उसमें महिला के द्वारा एक कंप्लेंट कराई जाती है कि मेरे ससुराल वालों के द्वारा मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था, मेरे साथ मारपीट की जाती थी, गाली गलौज। मतलब आपने यहाँ पर सास, ननद, देवर, जेठ या नंदेऊ या परिवार के जो भी सदस्य, आपने सबको एक ही कैटेगरी में रख दिया, बल्कि ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कोई आपसे अभद्र भाषा में प्रयोग करता हो, आपसे कोई गाली गलौज करता हो या आपसे कोई मारपीट करता हो, लेकिन आपने उसको डिफाइन नहीं किया, आपने सबको उठाकर एक ही कैटेगरी में रखकर कंप्लेंट कर दी और कहीं पर भी कोई भी एक बात आपके सामने वाले की तरफ से अलग आ गई आपके स्टेटमेंट से, तो यहाँ पर आपका केस कमज़ोर पड़ जाता है और इस चीज़ का फ़ायदा सामने वाला पक्षकार, मतलब आपके पति और उनके ससुराल वाले उठा सकते हैं कि देखिए जब ये यहाँ पर झूठ बोल रही है तो ये आगे भी झूठ
बोल रही हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही जहाँ मैं ये कह रही थी कि अगर आपके ससुराल वालों में आपके किसी से भी इस तरह की बातचीत होती है जहाँ पर आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि पति के द्वारा या सास के द्वारा, ससुराल वालों के द्वारा ऐसे कुछ भी किया जाता है, तो आप यहाँ पर उस चीज़ को, और सामने से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि हाँ वो इस तरह से हैं या वो इसी तरह से बिहेव करते हैं, तो आपको यहाँ पर उस चीज़ की रिकॉर्डिंग अपने पास रख लेना चाहिए और वो भी आपको समय पड़ने पर न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए एविडेंस के तौर पर। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर डिमांड की बात करते हैं कि डिमांड की जाती है, तो अक्सर महिलाएं जोश में आकर लिखवा देती हैं एफआईआर के दौरान कि 5 लाख मांगे जा रहे थे, 10 लाख मांगे जाते थे, कभी लिखवा दिया गाड़ी की मांग की जाती थी, कभी दुकान खुलवाने की मांग की जाती थी, कभी जेवर लेकर आओ, इस तरह से मांग की जाती थी। लेकिन हर जगह उनका स्टेटमेंट, मतलब ट्रायल के दौरान, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, या जो आपने एफआईआर लिखवाई है उस दौरान, आपका वो स्टेटमेंट कहीं भी मैच नहीं खाता है। तो यहाँ पर आपका केस कमज़ोर होना तय है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अलग अलग स्टेटमेंट दे रही हैं, तो अगर सच में भी आपसे डिमांड की जा रही है तो यहाँ पर आपने अपना केस अपने आप में कमज़ोर कर लिया। और मैं बार बार यही कह रही हूँ कि इन्हीं परिस्थितियों का फ़ायदा सामने वाले पक्षकार के एडवोकेट के द्वारा उठा लिया जाता है, या बार बार यही कहा जाता है कि जब यहाँ गलत तो यहाँ सही है, इस चीज़ का क्या प्रूफ है। तो आप जब एक जगह गलत तो मतलब दूसरी जगह नेचुरल सोचने लायक स्थिति आपने खड़ी कर दी कि नहीं आप यहाँ पर गलत हैं। अब हम बात करते हैं कि अक्सर एक चीज़ होती है कि इंटरेस्टेड विटनेस को बुलाया जाता है, मतलब जो भी महिला कंप्लेंट करती है तो महिला उसमें विटनेस किसको रखती है, मतलब एविडेंस के तौर पर, या जो न्यायालय में सबूत के लिए आप किसी को भी गवाही के लिए बुलाते हैं, जो गवाही के लिए आप बुलाते हैं उसमें आप अक्सर अपने रिलेटिव्स, मतलब जैसे आपके मायके पक्ष से, पियर पक्ष से जो भी लोग हैं, आप उनकी गवाही के लिए न्यायालय के समक्ष बुलाते हैं। तो ये आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अगर आपके पियर वाले हैं तो 101% तय है वो आपके ही फेवर में बोलेंगे। अगर आपके ससुराल वाले हैं तो 101% तय है कि वो आपके पति के फेवर में ही बोलेंगे। हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा, तो वो एक आध व्यक्ति ही ऐसा हो सकता है जो आपके फेवर में आपके ससुराल से होकर बोल सकता है, या आपके पति के, मतलब आपके पियर से आप कोई ऐसा हो सकता है कि आपके ससुराल वालों के फेवर में, मतलब आपके पति के फेवर में बोल सकता है। नहीं तो नेचुरल है कि वो उन्हीं के फेवर में बोलेंगे। तो यहाँ पर आप अगर अपने पियर वालों की गवाही दिलवाती हैं तो यहाँ पर ये मायने नहीं रखते, क्योंकि वो एक टाइम लिमिट में ही आपसे मेल मिलाप रखते होंगे, या उसी समय में आ सकते हैं, या उन्हें आपके परिवार के बारे में इतनी जानकारी नहीं हो सकती जितनी आपके आस पड़ोस के लोगों को आपके बारे में जानकारी हो सकती है। तो यहाँ पर, और ये आप पहले ही मैंने आपसे ये परिभाषा कही है कि अगर इस हद तक जाकर प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपके को सुसाइड अटेम्प्ट करने की नौबत आ गई है या परिवार छोड़ने की नौबत आ गई, तो नेचुरल है कि घर से बाहर आवाज़ें निकलना या घर से बाहर लोगों को पता चलना नेचुरल है। तो यहाँ पर आप ये परिस्थिति समझ सकते हैं कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं तो आपको आई विटनेस के तौर पर ऐसे किसी व्यक्ति को बुलाना चाहिए जो कि आपके संपर्क में तो है लेकिन आपसे पर्टिकुलर किसी भी प्रकार से संबंध नहीं रखता है। मतलब ये स्थिति क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर व्यक्ति अगर बोलेगा तो सही और गलत ही बोलेगा, किसी व्यक्ति के पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के फेवर में नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर आप ये बात समझ कर चलिए कि अगर आप ऐसी तरह से एविडेंसेस लाते हैं तो आपको दहेज का केस जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब आप दहेज का केस कर दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब तक एविडेंसेस नहीं देंगी तब तक आपको रिलीफ मिलना तय नहीं है, और एविडेंसेस आपको इसी तरीके से देने होंगे। और साथ ही अगर मैं बात करूं तो एक चीज़ और होती है कि नेचुरली जब भी वाद विवाद होता है तो आप कोशिश यही की जाती है कि पहले पारिवारिक स्तर पर इस मैटर को सुलझाया जाए या अपने रिलेटिव्स को बिठा लिया जाए, मतलब जिसे हम पंचायत कहेंगे एक तरीके से, इस तरह से सहारा लिया जाता है। तो यहाँ पर
आप अगर उस समय का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दे सकती हैं तो यहाँ पर ये लड़कियों के लिए बहुत बड़े फेवर की बात हो जाती है कि नहीं, यहाँ आने के पहले इनके द्वारा इस तरह के प्रयास किए गए थे, मतलब इन्होंने अपने एफर्ट्स पूरे लगाए थे परिवार को चलाने का या परिवार को मैनेज करने का, लेकिन उनके एफर्ट्स के बाद भी परिवार नहीं चल पाया या प्रताड़ना डे बाई डे बढ़ती गई। तो इस तरह के अगर ऑडियो वीडियो भी आप न्यायालय के समक्ष रखेंगे तो आपको 101% रिलीफ मिलेगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।